गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग है। हाँ जी, तो कल तक हमने लास्ट जो दो क्वांटम नंबर हैं यानी पहले वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे तीसरा क्वांटम नंबर जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट कर सकते हैं हम एम से भी और एम एल से भी, दोनों से डिनोट कर सकते हैं एज वी विश, जिससे भी करें, बट वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए कि हम इसको एम से डिनोट कर रहे हैं या एम एस से डिनोट कर रहे हैं या एम एल से। तो सबसे पहले हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है। तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने डिस्कस किया था, जो हमें बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सी शेल होगी, वो चीज़ बताती है। फिर हमने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसमें हमने पढ़ा कि वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस प्रकार से सब शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, तो हमें पता है कि हमारे पास कोई एटम है, सपोज करो इस टाइप में हमारे पास एटम है, और हमें पता है इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे। आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जब कभी भी कोई भी चार्ज रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर पाथ में तो उससे उसकी चार्ज की प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, और जब चार्ज की प्रॉपर्टी क्रिएट होती है तो वो क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। कौन? वो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे यही है कि एटम है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली क्या चीज होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब बाहर से जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसमें उन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है और बाहर से हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगी, प्रभाव में आएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बहुत सारे सब शेल में, जैसे कि SPDF, वो अब अपने आप को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ओरिएंट करेंगे, यानी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन पे अपना कम इफेक्ट दिखा सके। तो उस अरेंजमेंट को ही, ओरिएंटेशन को ही जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बेसिकली हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशंस ऑफ वेरियस सब शेल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो क्या बताएगा ये हमें, बेसिकली इट टेल्स अबाउट द orientation of various electrons present in subshell when an external magnetic field applied। जब बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की जाएगी तब उस समय वो जो ऑर्बिटल है, जो शेल है, जो सब शेल है, उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करती हैं, उसी अरेंजमेंट के बारे में जो हमें बताएगा क्वांटम नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हम सीधा सीधा ये कहते हैं, ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। अब कैसे पता चलेगा हमें,
ये तो हमें पता चल गया कि हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोवाइड की गई है उस समय उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं भी हमें कैसे पता चलेगा। अब हमें पता है जैसे L जब क्या हो, 0 हो, ठीक है, क्या है, 0 हो, तो क्या होती है वो S, अच्छा सॉरी उससे पहले इसकी वैल्यू बतानी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो इट्स वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, सबसे पहले भी इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, -L से लेकर +L, और साथ में हमने क्या इंक्लूड करके चलना है, 0 को भी इंक्लूड करके चलना है। अब जैसे L 0 है, ठीक है, L 0 है S सब शेल के लिए, तो M या ML की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 है, ठीक है, क्या है, 0 है, यानी एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो मतलब S की जो एक ही ओरिएंटेशन होती है, S ऑर्बिटल जो होती है उसकी क्या होती है, केवल एक ही ओरिएंटेशन होती है। तो इसका मतलब जो S सब शेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी, 1 ऑर्बिटल होगी, कितनी होंगी, 1। जब कभी भी हम S का डिब्बा बनाएंगे ना तो वहां पे हम एक डिब्बा बनाएंगे हमेशा ही, ठीक है। वो कैसे पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चला, क्योंकि इसके लिए L वैल्यू जो S के लिए 0 है तो ML वैल्यू क्या होगी, -L टू +L, तो एक ही वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब 1 होगा। अब L अगर कितना है, 1, तो कौन सी होती है, P सब शेल। अब P सब शेल में हमने बात करनी है कि कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -L टू +L, यानी -1 0 +1, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3, इसलिए कितनी ऑर्बिटल हो जाएंगी इसमें, 3, तो इसके 3 डिब्बे बनाए जाते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Px Py Pz से, ओके। अब अगर L कितना हो, 2 हो, तो क्या होती है वो, D सब शेल। तो इसके लिए अपने को पता है ML वैल्यू क्या होगी, -L टू +L, L कितना है, 2, तो ML क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, तो कितनी टोटल वैल्यू आ गई, 5। तो D में कितनी सब शेल होती हैं, 5, कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dxy dyz dxz dx² - y² और dz²। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। L 2 था, D सब शेल है, तो ML की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -L टू +L, यानी L कितना है, 2, तो -2 -1 0 +1 +2, तो टोटल कितनी है, 5 है, तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। उसी तरह से L जब 3 होगा तो अपने को पता है F ऑर्बिटल होगी, ठीक है, क्या होगी, F ऑर्बिटल, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी, ये 7 होगी। 7 होगी तो यानी F के लिए कितने डिब्बे आएंगे हमारे पास, 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें बताएगा कि हमारे पास कोई भी सब शेल है वो अपने आप को स्पेस में कितने डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकता है, यानी कितने एंगल पे या किस तरह से वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है, उसके बारे में हमें बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे हमने देखा S के लिए 0 है, यानी एक ही वैल्यू है, तो एक ही ऑर्बिटल होगी, यानी S कभी भी क्या नहीं होती, स्पेस में ओरिएंट नहीं होती। पर P के लिए L वैल्यू 1 है, तो इसलिए ML क्या हो जाएगी हमारे पास, -3 वैल्यू आ जाएगी, -1 0 +1, यानी P को हम, जब P ऑर्बिटल को क्या किया जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसके जो शेल हैं, सब शेल हैं, वो अपने आप को 3 डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे।
ये हमारे पास हो जाएगी -1 वाली वैल्यू, ये 0 वाली और ये +1 वाली। यानी 3 तरह से वो स्पेस में ओरिएंट करेगा। कौन? p ऑर्बिटल। एक px हो जाएगी, एक py हो जाएगी और एक pz हो जाएगी। pz जो होती है वो 0 वाली होती है हमेशा, ठीक है। z जो भी होगी वो 0 वाला होगा हमेशा, ठीक है। px -1 होगा और py जो है वो +1 होगा। अब उसी तरह से अगर हम बात करें कौन सा हो हमारे पास, सभी ने, हाँ जी। अब अगर हम बात करें d वाले की, तो d हमारे पास l वैल्यू कितनी थी? 2, ठीक है। कितनी है? d के लिए l वैल्यू 2, तो यानी 5 वैल्यू बनी। तो यानी d जो है उसकी जो ऑर्बिटल है वो 5 तरह से ओरिएंट कर सकते हैं स्पेस में। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तब। -2, -1, 0, +1, +2। तो यानी ये 5 इस तरह से ओरिएंट होंगी जो ऑर्बिटल बनाई थी ना अभी अपन ने, dxy, dyz, dxz, ठीक है, या dx² - y² या dz², वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेंगे। कब? जब बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तब। ओके। अब f है, तो f में अपने को पता है 7 वैल्यू आई थी, तो उसके 7 नेम, इसकी वैल्यू चलो देखनी पड़ेगी एग्जैक्ट। ये तो है आपकी dz² dxz +1, ये dxz है +2 dx² - y² और dxy की है -2 dyz की है -1। पहले मैंने क्या बताया था? x की ये है px, यही बताई थी क्या? ठीक है। तो s की तो अपने को पता है, a की अपने को जरूरत ही नहीं याद रखने की। p और d ये है, f का आता ही नहीं वैसे भी, हाँ पर f की 7 बनती है, वो जरूर याद रखनी है आपने। तो p की 3 बन गई, 0 वाली pz होती है, +1 वाली py होती है, और यही मैं कह रहा था, ये गलत कर गया मैं फिर। px ये py है, ठीक है। x के लिए px के लिए +1, py के लिए -1 और pz के लिए कितनी होती है? 0। उसी तरह से d के लिए d 5 तरह से ओरिएंट होती है, 5 तरह से होती है, तो +2, +1, 0, -1, -2, ये 5 बनेगी। अब d जो f है वो 7 तरह से हो सकती है, 7 वैल्यू आई थी ना, तो हमें 7 लाइनें ऐसे बनानी पड़ेंगी। ये हमारे पास जैसे -3 होगा, ये -2, ये -1, 0, +1, +2, +3, तो ये 7 वैल्यू बनेगी हमारे पास। कब? जब f ऑर्बिटल का केस ले रहे हैं तब। तो ये हमें कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। कर लिया? हाँ जी। अब इसमें एक चीज आती है जो पूछी जाती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या पूछा जाता है? डीजेनरेट्स ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट्स ऑर्बिटल किनको बोला जाता है? ये वो वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, जो सेट में होती हैं। जैसे p हमने बात की, p का सेट है ना, px, py, pz। d के 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz², ये 5 है। तो ये 5 का सेट जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है,
उन 5 सेट के ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है, या 3 ऑर्बिटल के सेट को जिनकी एनर्जी सेम हो, क्या कहा जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं उनको, डीजेनरेट्स ऑर्बिटल। ये पूछ लेते हैं कई बार एक नंबर में। तो क्या है, दी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स which have nearly same energy, एनर्जी उनकी क्या है, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी हो जाएगी वो हमारे पास, डीजेनरेट्स ऑर्बिटल। तो ये हमारे 3 क्वांटम नंबर हो जाते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा और लास्ट है वो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ जी, स्पिन क्वांटम नंबर चौथा बिल्कुल छोटा सा ही है, नाम से ही पता चल रहा है स्पिन। ठीक है, स्पिन, अब देखो स्पिन मतलब स्पिन मोशन, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोशन है। जैसे धरती है, अर्थ है, वो अपने को पता है मोशन कर रही है, सन के चारों ओर रोटेशन कर रही है, तो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, उससे तो क्या बनते हैं, ईयर्स बनते हैं। ठीक है, 365 दिन वो आगे घंटे घंटे बना के अपना 1 साल का उसका एक रिवोल्यूशन होता है। एक तो वो सन के चारों ओर घूम रही है, एक और भी वो घूम रही है ना, वो कहाँ पे घूम रही है, वो इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के भी, अपनी दूरी के अलोंग भी वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जिससे क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। ठीक है, डे नाइट्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही कहता है 2 मोशन शो करता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर करता है, वो तो हो गया अलग मोशन। एक कहता है वो जो घूम रहा है ना, वो अपनी एक्सिस के लोंग भी घूम रहा है। जैसे गेंदबाज जो होता है, बॉलर होता है, वो गेंद को घुमाता है स्पिन वाला। ठीक है, तो वो गेंद को स्पिन कर रहा है, यानी घुमा रहा है वो, तो उसके एक्सिस के लोंग ही वो घूम रही है। तो उसी मोशन को क्या बोला जाता है, स्पिन मोशन बोला जाता है। अब जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, वो कहता है हमारे पास 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, घड़ी ऐसे चलेगी ना, ऐसे चलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, घड़ी की तरह चलना, क्लॉकवाइज। और घड़ी के अपोजिट चलेगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से घूम सकता है। एक बार हम इसका मोशन ऐसे दिखा देंगे, जो क्या बताता है, क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, एक बार क्या दिखा देंगे, हम उल्टा दिखा देंगे, ऐसे चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो जो क्लॉकवाइज है उसको +½ से, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली हमें स्पिन मोशन के बारे में ही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो 4th है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं S से या MS से। ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ क्लॉकवाइज तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में कि वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। अब बात करेंगे हम क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ बेसिकली क्वांटम नंबर है क्या चीज़। अब बात आते हैं भी क्वांटम नंबर पे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको कोई भी ऑर्बिटल दे दी, ठीक है, क्या दे दी आपको,
कोई भी ऑर्बिटल दे दी, उसके लिए आपने क्या करना है, क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो आपको दे दी 4p ऑर्बिटल दे दी, क्या दे दी, 4p ऑर्बिटल दे दी, तो कह रहा है इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो बताइए क्या होगी। ठीक है, तो कैसे, चार क्वांटम नंबर पहले तो लिख लो कौन कौन से अपने को पता है, n है, l है, ml है और s है। तो n वैल्यू क्या होती है, जो आपको ऑर्बिटल दी होगी ना उसके अंदर जो नंबर दिया हुआ है वही उसकी क्या होती है, n वैल्यू होती है। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल दी हुई है उसमें जो आपको नंबर दिया वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, 4, तो n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब बात आती है l, तो l हमने देखा था क्या होता है, l इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 इंक्लूडिंग 0, तो l क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यही बनेगा। अब ml क्या बनेगा हमारे पास, माइनस L2 प्लस L, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और S आपको पता है प्लस माइनस हाफ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता ही नहीं है ना कैसे घूम रहा है, वो तो हम आइडिया दे सकते हैं भी वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये चार वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल के लिए, क्या दिया हुआ हो, अगर आपको वैल्यू दी है ये 4p 3d जो भी है, तो उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हो। पहले टाइप का क्वेश्चन है ये, बड़ा आसान सा ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको क्या दिया होता है, उसमें आपको ऑर्बिटल दे दी और पूछेगा कि क्या ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्या ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है, जैसे 2d ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है, वो आप कैसे निकालोगे, क्वांटम नंबर बेस पे ही निकालोगे। तो वही सेम n वैल्यू लिख लो, l लिख लो, ml लिख लो, s लिख लो। तो n तो आपको पता है 2 आ जाएगा, l क्या आएगा 0 और 1 आएगा, ml क्या आएगा हमारे पास -1 0 +1, s क्या होगा प्लस माइनस हाफ। ठीक है, तो यहां से अब अपन को पता लगाना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। n2 हो सकता है, कोई बात नहीं, s प्लस माइनस हाफ हो सकता है, कोई बात नहीं, पर बात अटक जाती है जहां पर l और ml वैल्यू पे। अगर अभी अभी आपको याद हो, आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर में लिखा था जो d ऑर्बिटल होती है उसके लिए l वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना। आप कॉपी पे पीछे बैक जाके देख सकते हो, l वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2 होती है, पर यहाँ पे तो क्या आ रही है 0 और 1, 2 तो आ ही नहीं रही, आ नहीं रही तो मतलब 2 वैल्यू है ही नहीं, जब तो कभी d ऑर्बिटल हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती तो 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आप आंसर क्या लिखोगे, पहले तो ये वैल्यू लिख दोगे ऐसे करके, फिर आप देखोगे आप लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, इन दिस केस l वैल्यू इज 1 बट फॉर d ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 2, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो 2d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पता चला, कोई भी दिया हो सकता है, अपन जो 2d ले लिया, कोई भी दिया हो सकता है, सभी की वैल्यू निकाल ली क्वांटम नंबर की, n2 आ गया, l 0 1 हो गया, ml -1 0 +1, s प्लस माइनस हाफ हो गया। अब हमने बताना है कि क्या ये एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, तो हमें ध्यान में रखना है s के लिए l वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, पर यहाँ पे l वैल्यू कितनी आ रही है 0 और 1, पर d के लिए तो होती ही 2 है, so there is l value is only 1 which is not suitable for d because d have 2 value for l, so it is not possible। दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपको वैल्यू दी होंगी सारी। ठीक है, क्या, हाँ p वाला पॉसिबल है,
क्योंकि p 2p होगा तो n कितना हो जाएगा 2। हाँ ये तो पॉसिबल है। p के लिए कितनी वैल्यू होती है 1 1 आ रही है, नहीं वो अलग बात है। p 4p के लिए p के लिए 1 होता है ना, तो 1 आ रहा है हमारा यहाँ। d के लिए होता ही 2 है, 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं ना यहाँ पे। जब है ही नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो चीज़ है वो जरूर पॉसिबल है। यहाँ पे 1 है, p के लिए तो होता है, वो एग्जिस्ट करेगा वो। अब चौथा जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, आपके पास आपको सारी वैल्यू गिवन होगी और पूछेगा इसमें से कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको दे दिया N2 L1 ML2 और MS प्लस माइनस हाफ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये आपने बताना है आपके क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट पे। N2 हो सकता है, कोई बात नहीं। L1 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि L होता है क्या n-1 इंक्लूडिंग 0 हो सकता है। पर ML कितना हो गया 2, तो अपने को पता है ML तो होता है कहाँ से है -L2 प्लस L होता है, तो L तो 1 है, तो 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो ऐसे लिया, आपको ध्यान रखना है सेम सारी वैल्यू। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे दे N2 L दे दे 3, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि L की वैल्यू तो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सके, उससे कम होगी, ठीक है, पर ना तो इक्वल और ना कभी ज़्यादा हो सकती है। तीसरे केस, एक ये केस तो कर ही लिया। तीसरा केस हो सकता है MS आपको 0 दे सकता है, पर 0 कभी भी नहीं होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना भी क्या दिया हुआ है, ये बुक में आपको सारे मिलेंगे। चौथे टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपको वैल्यू दे देगा, जैसे N दे दिया 3, L दे दिया सपोज करो आपको 1, ML दे दिया आपको 1, MS प्लस माइनस हाफ। आपसे पूछेगा बताओ इस ऑर्बिटल के लिए क्या नोटेशन बनेगी, ये 1p होगा, 2p होगा, 3p होगा, 3d होगा, क्या होगा ये बताए, पूछेगा आपसे। तो n वैल्यू तो आपको पता है, एज इट आप लिख लेते हो, कितनी है ये 3 है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब बात आएगी हमारे पास आगे L पे जाएगी। L कितना है 1, कितना है 1। L1 किसके लिए होता है, P के लिए, P हो जाएगी ये, ठीक है, क्या हो जाएगी P हो जाएगी। और ML कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 किसके लिए होता है PX के लिए, तो यानी 3PX हो जाएगा। तो इस तरह से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। पहला तो ये कि आपको दी है उसकी वैल्यू निकालो, दूसरा ऑर्बिटल दी है क्या ये पॉसिबल है या नहीं, तो वो भी आप क्वांटम नंबर से पता लगाओगे। तीसरे टाइप का आपको वैल्यू दे दी सारी और पूछेगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो उसमें भी आपने क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट ही लगाना है। और चौथा आपको वैल्यू गिवन है सारी और उससे आपने ऑर्बिटल बनानी है कि कौन सी ऑर्बिटल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वो डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।